नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नूपुर सक्सेना। स्वागत है आपका जनसदन में। उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज का दिन काफी ज्यादा खास रहा। विपक्ष साइकिल से विधानसभा पहुंचा और पेट्रोल की बड़ी कीमतों की मार झेल रहे लोगों की आवाज को विपक्ष ने बल दिया। वही सदन की कार्रवाई रोज की तरह ही तय समय पर हुई। सदन के अंदर प्रश्नकाल के दौरान कई मुद्दों पर विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के विधायक भी अपनी सरकार से सवाल पूछते हुए नजर आए। भगवानपुर में मेडिकल कॉलेज एक बड़ा मुद्दा विपक्ष ने उठाया था। इसके साथ ही सदन के अंदर पहली बार नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे प्रीतम सिंह के माननीयों की संपत्ति की जांच की मांग चर्चा में रही। खासकर प्रीतम सिंह ने खुद से संपत्तियों की जांच की शुरुआत की मांग सरकार से की। और इधर पहली बार नेता सदन पुष्कर सिंह धामी ने भी सदन के अंदर मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा। वही आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की है। तो मॉनसून सत्र का आज का दिन काफी ज्यादा खास रहा। विपक्ष साइकिल से विधानसभा पहुंचा। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की मार झेल रहे लोगों की आवाज को विपक्ष ने काफी ज्यादा उठाया। तो उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र का आज का दिन काफी ज्यादा खास रहा। इस मौके पर सीएम धामी ने भी कई अहम घोषणाएं भी की है। चलिए आज के इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आपको सीधा ले चलते हैं हमारे देहरादून स्टूडियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं संजय श्रीवास्तव। उत्तराखंड में मानसून सत्र चल रहा है, चौथा दिन था। बाहर भी खूब हंगामा था। जैसे इस समय पूरे देश में मौसम और मानसून अपने चरम पे है, उत्तराखंड में ज्यादा है बारिश, उसी तरह यहाँ का तापमान भी बहुत ज्यादा है। अंदर मुद्दों को लेकर के लड़ाई हो रही है, अंदर विकास कार्यों को लेकर के लड़ाई हो रही है। सदन के बाहर कई मुद्दे हैं जिसको लेकर के लोग विधानसभा को घेरने के लिए आते हैं। चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हो, चाहे वह बेरोजगार शिक्षक हो, और कई ऐसे मुद्दे हैं जिसपे लेकर के वो चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सदन में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बहुत सी घोषणाएं की, बहुत से विषय को छुआ। चाहे वह लोक निर्माण विभाग हो, चाहे ऊर्जा विभाग हो, परिवहन विभाग हो, पेयजल विभाग हो, शहरी विकास, इन सब जितने विभाग हैं उन विभागों के लिए उन्होंने कई योजनाओं को यहां की जनता के लिए समर्पित किया। इसे चुनावी घोषणाओं की तरह भी देख सकते हैं, लेकिन भले ये चुनावी घोषणाएं हो, लेकिन उससे फायदा आम जनता का और आम आदमी का होता है अगर, तो ये कहीं से गलत नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इन सब के साथ नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह आते हैं, और प्रीतम सिंह ने जो आज एक मुद्दा छेड़ा है, उस मुद्दे की मांग यहां पे लगभग 2 दशक 20 वर्षों से हो रही है। 21 वर्ष राज्य बने हुए हैं, और 1 वर्ष से बाद से ही इस प्रदेश में एक महत्वपूर्ण मुद्दा था जिसको लेकर के प्रीतम सिंह ने आज चर्चा को फिर से छेड़ा है। और वह चर्चा, जब उन्होंने मुद्दे को छेड़ा तो चर्चा का विषय बनता है और चर्चा होनी भी लाजमी है। उन्होंने कहा जितने माननीय हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रीतम सिंह ने कहा जितने माननीय हैं उनकी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में 21 वर्ष होता है, और इस 21 वर्ष में जिस तरह से लोग पलायन की बात करते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण क्या होता है कि राजनीतिक पलायन होता है। पहाड़ों से नेता मैदान की तरफ आते हैं, बड़ी बड़ी कोठियां बनाते हैं, बड़े बड़े गाड़ियां खरीदते हैं, तो जो उनकी संपत्ति पे लोगों की नजर जाती है, ये लाजमी है कि चर्चा का विषय भी होना चाहिए और उस संपत्ति की जांच भी होनी चाहिए। लेकिन केवल माननीय की बात की, यहां जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन ब्यूरोक्रेट्स को भी अगर देखा जाए तो देहरादून के बाहर उनकी कौन सी संपत्ति, कितनी संपत्ति, उसकी भी जांच होनी चाहिए। इसको भी प्रीतम सिंह को कहना चाहिए था। हो सकता है मिस कर गए हों, लेकिन आज हमारी चर्चा उनके पास तक पहुंचेगी तो हो सकता है कल वह इस बात को भी कहें कि माननीय के साथ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके भी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। हमारे से महत्वपूर्ण चर्चा में
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुभाष बर्थवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, बड़े नेता, जो कि हमेशा अपनी बातों को लेकर के जिस मजबूती से रखते हैं, आप लोगों ने स्क्रीन पे देखा होगा, सूरज सिंह नेगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इन दोनों महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ हमारे सहयोगी सचिन आपको बताएंगे कि जिस तरह से बाहर बारिश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ती अपने हक की लड़ाई के लिए पहुंची थी, क्या इस प्रदेश में, जिस प्रदेश का निर्माण महिलाओं ने किया, ये क्या जायज है? और अगर उनकी कोई समस्या है तो उसे क्यों जल्दी निस्तारण उसका नहीं किया जा रहा है? सबसे पहले हम चलेंगे सुभाष बर्थवाल जी। सुभाष बर्थवाल जी, आप लोगों ने इस राज्य के निर्माण के लिए आंदोलन चल रहा था, आप और सूरज सिंह नेगी दोनों लोग, हमें आज भी याद है, हम लोग पढ़ते थे और उसके बाद आप लोगों से चर्चाएं होती है, तो आप लोगों का परिवार पूरा आंदोलन में था। और इस दौरान 21 वर्षों में इस राज्य में जिस तरह से लोगों के संपत्तियां बढ़ी हैं, लोगों में अगर मानवीय की बात होती है, तो अगर आज प्रीतम सिंह ने इस बात को छेड़ा है और बात की मांग की, तो किस नजर से देखा जाए? सुभाष बर्थवाल जी। देखिए श्रीवास्तव जी, जहां तक जो है राजनीतिक लोगों की संपत्ति का ब्यौरा, उनके संदर्भ में जो है जांच इत्यादि की जो मांग है, वो तमाम सदनों में प्रदेश हिंदुस्तान के कोई रहे हों, राजनीति में ये मांग समय समय पर उठती रही है। और उन्हीं के नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेट्स के संदर्भ में भी ये बात हमेशा रही कि जो है उनको अपनी संपत्तियों का ब्यौरा देना चाहिए। और मैं समझता हूं कि हमारी पिछली सरकारों में ये लगातार जो है ऐसा ब्यौरा दिया जाता रहा है। ये जरूर है कि उसको अनिवार्य नहीं किया गया, उसको स्वैच्छिक किया गया था, लेकिन तब भी संपत्तियों का ब्यौरा ज्यादातर जो है जनप्रतिनिधियों ने सरकारों के सामने रखने का काम किया। हाँ, महत्वपूर्ण देखिए जो बिंदु उन्होंने कहा, क्योंकि आप भी जनप्रतिनिधि हैं और आपने यहाँ की राजनीति अपने छात्र जीवन से देखी है, उन्होंने कहा संपत्तियों की जांच होनी चाहिए, ब्यौरे की बात ही नहीं की उन्होंने साहब। नहीं, देखिए ठीक है, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी ने अगर कोई विषय सदन के सामने रखा है, तो मैं समझता हूं कि देखिए जांच का सवाल वहां पर आता है जहां किसी तरह की कोई शिकायत होती है। लेकिन आमतौर पर देखिए जो पिछली सरकारों ने अपने विधायकों से, अपने जनप्रतिनिधियों से, अपने ब्यूरोक्रेट से जो संपत्तियों का ब्यौरा मांगा, तो आखिर अगर उसमें कोई घटतौली है, कोई घपला है, कोई उसमें जो है अनर्गल तरीके से प्राप्त की गई संपत्ति होगी, तो स्वाभाविक तौर पर उसका कहीं ना कहीं प्रकटीकरण हुआ होगा कि उनके द्वारा भरा गया रिटर्न और उनके द्वारा दिया गया जो है ब्यौरा, उसमें कहीं ना कहीं असमानता रही होगी और उसके आधार पर जांच हुई होगी। मैं समझता हूं कोई नया विषय नहीं है प्रीतम सिंह जी की तरफ से आया हुआ, लेकिन इसमें कोई बुराई भी नहीं है कि यदि अलग से अगर जो है कोई सरकार या जो है किसी भी प्रदेश की सरकार या केंद्र सरकार जो है इस तरह से संपत्तियों के संदर्भ में जो कोई छानबीन करे, तो मैं समझता हूं इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। जी सूरज सिंह नेगी जी, बहुत महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि सुभाष बर्थवाल जी का मैंने देखा है कि जब चर्चा में होते हैं तो कभी भी ये मुद्दे से न भटकते हैं, भले भाजपा उस चीज को पसंद न करे, लेकिन मजबूती से रखते हैं। बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो बात आपके नेता प्रतिपक्ष ने उठाई है, उसे सभी दलों को एक आवाज में, एक स्वर में, उत्तराखंड जैसे प्रदेश के लिए एक प्लेटफॉर्म पे आके बात करनी चाहिए कि जितने माननीय है, जिस तरह से उनकी संपत्ति बढ़ी है, तो क्या उसकी जांच होनी चाहिए? श्रीवास्तव जी, निश्चित तौर पर पूरे देश के साथ ही उत्तराखंड में समय समय पर ये चिंता रही है यहाँ की जनता की। और जिस प्रकार से माननीयों का व्यवहार रहा है और उनकी संपत्तियां बेहताशा वृद्धि हुई है, और उन्होंने जो एक अनिवार्यता थी कि अपनी संपत्ति घोषित करने की, कई लोगों ने अभी तक संपत्ति घोषित नहीं की। और ऐसी परिस्थिति में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी थी तो उन्होंने कहा था कि हम 100 दिन के अंदर जो है लोकायुक्त लाएंगे, और लोकायुक्त आज 4.5 साल हो गए, 3 मुख्यमंत्री बदल गए, परंतु लोकायुक्त धरातल पे नहीं आया। अब जब नहीं आया तो निश्चित तौर पर विपक्ष जो है जनता की आवाज होता है,
और माननीय प्रीतम सिंह जी ने उसी जनता की आवाज को सदन में उठाने का काम किया है और ये न्यायोचित मांग की है कि उत्तराखंड के जितने भी माननीय हैं उनकी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं वो ब्यौरा देते हैं, और अगर ब्यौरा दे रहे हैं तो सही दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। और उन्होंने ये हिम्मत की है कि उन्होंने दूसरे की तरफ उंगली नहीं उठाया, उन्होंने खुद से इस बात को कहा है कि खुद मेरे से शुरुआत की जाए। तो ये एक बहुत साहसिक कदम है और निश्चित तौर पर हमारे जो कांग्रेस के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी ईमानदारी सर्वविदित है और इसी के तहत जो है उन्होंने ये साहसपूर्ण कदम उठाया है। लेकिन सूरज सिंह नेगी जी, आप भी समझते हैं, जैसा हम लोगों ने देखा लगभग जितने चुनाव हुए, चाहे 2002 हो, 7 हो, 12 हो, 17 हो, 4 चुनाव हुए हैं और 4 चुनाव में 70 विधायक तो आप मान के चलिए, और उसके बाद बहुत से ऐसे हैं जो भी पूर्व होते हैं, इनमें बहुतों की संपत्ति अकूत पड़ी है। तो ये तो कांग्रेस के लिए भी नुकसानदायक साबित हो सकता है सर। देखिए श्रीवास्तव जी, जब एक कानून बनता है जी, तो उसके दायरे में कांग्रेस हो, भाजपा हो, दूसरे दल हो या निर्दलीय हो, वो सब आने चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि इसके परिधि में जो हमारे अधिकारी हैं, लाल फीताशाही है, वो भी आना चाहिए। तमाम जो उत्तराखंड की स्थिति है, हम देखते हैं कि जब एक व्यक्ति रोजगार पे आता है तो वो शुरुआत में उसकी स्थिति कैसे होती है और 2-4 सालों में उसकी स्थिति कैसे बदल जाती है, उसका रहन सहन कैसा हो जाता है, उसका तमाम जो जीवन स्तर है वो कैसा हो जाता है। तो ये उत्तराखंड प्रदेश जो है भ्रष्टाचार के मामलों में ज्यादा बदनाम है। अगर इसको हमको रोकना होगा तो निश्चित तौर पर हम लोगों को ये कदम उठाने पड़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण आपने कहा, क्योंकि राजनेता होते हैं, जनता के बीच में होते हैं, वो अगर उनका लाइफ स्टाइल चेंज होता है तो सबको दिखता है। लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जिस लाल फीताशाही की आप बात करते हैं, उनकी जो दिनचर्या है, उनका लाइफ स्टाइल अगर बदलता है, बड़ी बड़ी कोठियां होती है, बड़े बड़े गाड़ियां होती है, तो उसमें किसी का ध्यान नहीं जाता। आपने बहुत अच्छी बात कही कि उनके भी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। चलिए, तो हुई संपत्ति की बात, लेकिन आज जो विधानसभा सत्र का चौथा दिन था, सचिन के पास चलते हैं। सचिन, आप आज बाहर थे, बारिश, मूसलाधार बारिश हो रही है और इस बारिश में यहाँ की मात्र शक्तियां सड़कों पर विधानसभा घेराव को जाती हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? क्योंकि आप एक जर्नलिस्ट हैं और बहुत दिनों से हम देखते हैं कि आप इन चीजों को कवर करते हैं। तो उस बारिश में उन महिलाओं की क्या स्थिति थी और सरकार का क्या रुख था? सचिन, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हमारा प्रदेश जो है हड़ताल व्यापी जो है प्रदेश बन चुका है। ये सबसे पहला मेरा सवाल है। परसों जब मैं कवर कर रहा था वहां पे, तो कम से कम 5 रैलियां जो है लगातार प्रदर्शन कर रही थी। तो मैं सवाल पूछना चाहूंगा, सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, क्या वो उनकी मांग को पूरा कर पा रहे हैं? मैं बरतवाल जी इस बात का जवाब दीजिए। सचिन का बहुत जायज सवाल आपसे भी है, सूरज सिंह जी से भी है। ये जो आंदोलन चल रहा है, अब ये जायज आंदोलन है। अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सड़कों पे है और अगर बेरोजगार शिक्षक सड़कों पे है, और इन सब के साथ छोटे से प्रदेश में अगर वह विधानसभा सत्र के घेराव की बात करते हैं, आंधी तूफान बारिश में सड़कों में है, तो क्या उनकी मांग को नहीं मान लेना चाहिए? देखिए श्रीवास्तव जी, मैं अभी एक कागज देख रहा था और मैं अक्सर जो है अपनी डायरी में नोट करता हूँ, कभी अखबार पढ़ता हूँ तो बहुत सारी चीजें जो सरकार से संबंधित होती हैं उनको जो है नोट कर लेता हूँ। मैं देख रहा था कि धामी जी को अभी आए हुए मुश्किल से शायद 4 तारीख को आए थे, 2 महीने हुए शायद, मुझे लगता है अभी नहीं हो जाएंगे 2 महीने। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, इतने अल्प समय में जितने भी उनके द्वारा घोषणाएं की गई या जितने भी उनके कलम से जो है कोई आदेश निकला, वो ज्यादातर या तो सरकारी सेवकों के संदर्भ में है, कर्मचारियों के संदर्भ में है, फिर जो सरकार से जुड़े हुए उपक्रम है। अब आप देखिएगा कि 22,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जो है की बात जो उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया, तो वो एक तरह से जो है जिस संदर्भ में आप प्रश्न उठा रहे हैं उसी संदर्भ में जो है की गई कार्रवाई है। सरकारी नौकरी में देखिएगा कि आप जो है उन्होंने कहा कि 1 साल की हम छूट दे रहे हैं आयु में।
आप देखिए कि अतिथि शिक्षकों का अभी जो है मानदेय बढ़ा है, जो 15,000 से 25,000 रुपए किया गया है। अभी उपनल कर्मचारियों के सवाल पर जो है मंत्रिमंडलीय उप समिति जो है बनाने का काम, हेल्थ सेक्टर में अभी जो 205 करोड़ रुपया उन्होंने जो है देने का काम किया, पर्यटन में जो है 200, ये सारा कर्मचारियों से ही जुड़ा हुआ मसला है। एमबीबीएस इंटर्न्स में आप देखिएगा कि जो उन्होंने अभी 7500 से 17,000 रुपए जो है उसको करने का काम किया। मैं ये कह रहा हूँ आंगनबाड़ी और जो हमारी आशाएं हैं, ये समाज का भी जो है एक तरह से रीढ़ है और इनको मजबूत होना चाहिए। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने 2 बार उनके मानदेय को बढ़ाने का काम किया इस बीच में, और ये जरूर है कि जितना उनकी अपेक्षा है और जितना वो चाहते हैं वहां तक जो है अभी नहीं पहुंच पाया है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उनके संदर्भ में जो है हम विचार करेंगे और जो यथोचित उनकी मांग है और जो भी उनकी जो है शर्तें हैं उसके आधार पर जो है आगे बढ़ने का काम सरकार करे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये मुख्यमंत्री जो इतने अल्प समय में लगातार जो है निर्णय कर रहे हैं, कर्मचारियों से संबंधित है, व्यापारियों से संबंधित है। अब देखिए जिस प्रकार से जो है किसी को एकदम धरने पर बैठे और तत्काल जाकर उन्होंने उठाने का काम किया, तो एक नेतृत्वकारी जो हर्षद 2 लाइनें जरूर मुझे आपसे कहनी है इस बारे में। जरूर देखिए, वो तुलसीदास जी ने कहा कि हर्षद बरसत सब लगे, करसत लगे न कोई, और तुलसी प्रजा सुभाग दे भूप पुष्कर सम होई। मतलब देखो उन्होंने उनसे देने की बात की है, कहीं पर कहीं बिजली का बिल बढ़ाने की बात नहीं हुई, कहीं पानी का बिल बढ़ाने की बात नहीं, कोई टैक्स बढ़ाने की बात नहीं हुई। तो इसीलिए मैं समझता हूँ और उनके समाधान। दरअसल आप सत्ता पक्ष के हैं, मुख्यमंत्री आपके हैं। मैं सूरज सिंह नेगी के पास बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आऊंगा, लेकिन सचिन कुछ कहना चाहते हैं। सचिन, मैं जो नेगी जी हैं, जो कांग्रेस के नेता है, उनसे एक सवाल करना चाहूंगा। जब वो भी विपक्ष में है, जो ये भोजन माताएं हैं उनको 2,000 रुपए महीने के मिलते हैं, क्या इस महंगाई के जमाने में 2,000 रुपए में गुजारा हो सकता है? तो सूरज सिंह नेगी जी तो एक 5 साल पहले इनसे हमें ये प्रश्न करना चाहिए था जब ये सत्ता में थे, लेकिन जरूरी है अभी मैं उसका जवाब दूंगा। बहुत सही प्रश्न आपने किया है। नेगी जी इसका जवाब दीजिए। हाँ, सूरज सिंह नेगी जी, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि 2 महीने में पुष्कर सिंह धामी जी ने ये किया। 52 महीने का जवाब ये भूल रहे क्या? जब 52 महीने का जवाब नहीं देना चाहते, 2 महीने पे आके टिक गए ये। मैं सूरज सिंह नेगी जी से देता हूं। सूरज सिंह नेगी जी, ये 2 महीने का पुष्कर सिंह धामी जी के बड़े बड़े गुण गाए जा रहे हैं कि उन्होंने ये कर दिया। नो डाउट कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उस 52 महीने को भी तो याद करिए साहब। 2 मुख्यमंत्री आपके क्या किए? मैं लिस्ट आपको गिनवा देता हूँ ना। चलिए मैं आऊंगा आपके पास। सूरज सिंह नेगी जी, 52 महीने का प्रश्न पूछेंगे इनसे हम। निश्चित तौर पर मैं उसी तरफ जा रहा था जी जी, कि जब भारतीय जनता पार्टी के जो पहले मुख्यमंत्री थे जी 2017 में जो बने जी, उनको 4 साल का जश्न भी नहीं भारतीय जनता पार्टी ने मनाने दिया, और ये अपने ही मुख्यमंत्री पर जो विपक्ष का आरोप था उसको भारतीय जनता पार्टी ने साबित किया और उनको हटाने का काम किया। अब दूसरे मुख्यमंत्री आए, दूसरे मुख्यमंत्री को पता नहीं चला कि कब शादी हुई, तब जो है हनीमून हुआ और वो चलते भी बने। अब तीसरे आए हैं बेचारे, तो तीसरे को भी विश्वास ये नहीं है कि कब तक वो टिकेंगे, तो वो भी अपना जो है जितना हो सकता है कर रहे हैं, परंतु वो बहुत ही नाकाफी है। और जहां तक हमारे सचिन जी का, सुभाष भट्टवाल जी का, सुभाष भट्टवाल जी हमारे सचिन जी का जो प्रश्न था, जी जी, भोजन माताएं 300 रुपए पे शुरू हुई थी। जब भोजन माता का जो नियुक्तियां हुई थी 300 रुपए में शुरू हुई थी, और उस जमाने में भी वो अपर्याप्त था और आज भी अपर्याप्त है। एक व्यक्ति कौन बढ़ाएगा फिर? नहीं जी, सरकार बढ़ाएंगे। कौन बढ़ाएगा? सरकार 10 साल तो आप ही रह गए, 12 साल भारतीय जनता पार्टी रह गए, तो साहब अब तीसरी सरकार किसकी उम्मीद ये लोग करें? देखिए, इस प्रदेश में 2017 में भारतीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि डबल इंजन की सरकार बनाओ और हम जो है आपकी आशाएं और आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेंगे। उत्तराखंड की जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी, और भारतीय जनता पार्टी जनता के दुख दर्द को भूल गई। जो वादे जनता से किए थे वो सब भूल गए और केवल जो है अपने
भूल गए उन वादों को। और अब जब क्या कहें उसका नाम जनता छटपटाने लगी है, चुनाव नजदीक आए हैं, तब इनको जो है कुंभकर्णी नींद जागी है और अपने ही मुख्यमंत्रियों को एक एक करके इन्होंने हटाने का काम किया। अब वो पुष्कर सिंह धामी जी को बेचारों को बनाया। अब वो क्या कर लेंगे, कितनी घोषणाएं कर लेंगे, 4 महीने उनके पास हैं, 4 महीने में वो आसमान से तारे तोड़ के लाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो ये निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी से उत्तराखंड की जनता पूरा 5 साल का हिसाब मांगेगी। उत्तराखंड की जनता ये नहीं कहेगी कि धामी जी आपको 4 महीने मिले या 6 महीने मिले। उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी से पूछेगी कि आपको 57 विधायक दिए और 57 विधायक देने के बाद आपने क्या किया। तो ये केवल और केवल धामी जी के कामों को गिनाए तो त्रिवेंद्र जी के कामों को भी गिनाओ। बहुत सही प्रश्न है, वो भी बहुत सही प्रश्न है। दरअसल विपक्ष में है तो उनके साथ हमारा भी दायित्व बनता है कि इस प्रश्न को जायज ढंग से आपसे पूछा जाए कि भाई एक मुख्यमंत्री हटाए, दूसरे को लाए, दूसरे को हटाए, तीसरे को लाए, तीसरा मुख्यमंत्री जो काम कर रहा है केवल इसी के सहारे आप चुनाव में जाएंगे। देखिए हम तो 5 साल का जो हमारा संकल्प पत्र था, जो एजेंडा था, जो जनता के साथ वायदा था, उसके आधार पर जो है किसी भी सर पार्टी को जाना चाहिए और हम तो जाते ही 5 साल के अपने संकल्प पत्र के आधार पर जनता के बीच में है। और इसलिए देखेगा कि जो है जहां जहां भी हमारी अभी जैसे जो है ये जन आशीर्वाद यात्रा इत्यादि जो है अभी निकला है पूरा, तो उसमें वो सारे विषय जो है। अच्छा, अंतिम प्रश्न सुभाष बरथवाल जी, भारतीय जनता पार्टी 5 सालों के कार्यकाल पे चुनाव लड़ेगी कि पुष्कर सिंह धामी के 5 महीने 7 महीने का जो कार्यकाल है उस पर चुनाव लड़ेगी? प्लीज। नहीं, हम तो अपने 5 साल जो भारतीय जनता पार्टी सरकार के जो 5 साल है उसके आधार पर चुनाव लड़ेंगे, हम अटल के आधार पर लड़ेंगे हम। चलिए, धन्यवाद आपका सुभाष बरथवाल जी, धन्यवाद सूरज सिंह नेगी जी, और धन्यवाद हमारे सहयोगी सचिन जी। हमारी समझ से चुनाव जैसे जैसे आएगा घोषणाएं वैसे वैसे बढ़ेंगी, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोगों को देखना है कि उत्तराखंड के लिए कब महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं और यहाँ की जनता खुश रहेगी इनके निर्णयों से। धन्यवाद, देखते रहिए VIP न्यूज।